सबको पता है, आज हम जैन शर्मा जी के बेस कैंप कार्यालय पर धार्मिक ट्रस्ट के जन्म चले। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो मैं आप सबको यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इनकी पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे कार्यालय के अध्यक्ष साहब अमित कुमार जी से आग्रह करता हूँ वो अपने विचार रखें। धन्यवाद अंकित भाई, आप सभी को हमारे पूर्व सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को और रमाबाई अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप कम समय में नोटिस पुण्यतिथि में कम नोटिस पे आप यहाँ पर एकत्रित हुए। आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरदीप जैन जी, विपिन कांत जी बोलेंगे। विपिन कांत जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी अपने विचार रखें। सामने आ जाओ, सामने। पंडित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में और ये रमाबाई की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ धार्मिक एकता ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आप सभी से मतलब मेरा एक वो है कि हमें इनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। जय हिंद। हमारे धार्मिक एकता ट्रस्ट के युवा साथी सुमित कुमार राठौर जी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि जो बातें कहें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और माता रमाबाई जी इनकी पुण्यतिथि पर धार्मिक एकता ट्रस्ट सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो और देशवासी हैं बस ये कहना चाहूँगा। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि रमाबाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की धर्मपत्नी है रही और इनका जन्म 7 फरवरी 1897 को हुआ। ये एक गरीब परिवार में जन्मी थी। इनके पिता भिक्खू धोत्रे तथा माता रुक्मणी देवी थी। ये इनके पिताजी बहुत गरीब थे, तो ये मछली का व्यापार करते अपने जीवन का यापन करते थे। जब इनके माता पिता का ज्ञान इनके बचपन में ही हो गया था, तो इनके जो मामा जी थे और इनके चाचा थे इन्हें महाराष्ट्र ले आए थे। यहाँ पर इनकी मुलाकात बाबा साहब अम्बेडकर से हुई तथा इनका 1906 में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। ये बहुत ही साहसी, निडर और परिवार के प्रति बहुत लगनशील महिला थी। उन्होंने अपने परिवार को और अपने समाज के उत्थान के लिए अपने 4 पुत्र पुत्रियों पर कुर्बानी दी, जो कि एक महिला के लिए बहुत बड़ा त्याग है। तो ऐसी महिला हमारे देश में जन्मी, इसके लिए हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं तथा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच राजेश कुमार जी हैं, ये भी अपने विचार रखें। साथ मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि पुण्यतिथि में जब तक दिल में जान है हमेशा इन किसान को बना के रखना है। इनके जितने भी विचार होते हैं उनको मैं नीचे नहीं होने देना और इनके उसको बिल्कुल मन से उनका स्वागत करना है, दिल में जगह बना के रखना है। जैसे कि आप सबको पता है कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर रमाबाई के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि इनके पुत्र गंगाधर जो इनके पुत्र थे, उनका जब देहांत हो गया था तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि वह उनके शव को दफनाने के लिए कपड़ा तक नहीं था। तो इन्होंने रमाबाई ने अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़ कर उनको उस कपड़े में लपेट कर दफनाया।
तो एक महिला के प्यार की इससे बड़ी कहानी और क्या हो सकती है जो हमारे बीच हैं। और उस चीज़ के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनका एक उद्देश्य था कि किसी भी आदमी की विफलता उसके उद्देश्य की कमी तथा उसके लगन की कमी के कारण ही वह विफल हो पाता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विचार थे। मैं आपसे अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे बीच मयंक शर्मा जी हैं, वो भी अपने विचार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे थोड़ा बोलने का मौका दिया। आज के कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे नितिन भाई, हमारे माननीय ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष डॉक्टर माधवी जी और महानगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदरणीय अमरदीप जैन जी, महानगर कांग्रेस के महासचिव श्री विपिन शर्मा जी, सलमान भाई, सुनील राठौर जी, राजेश जी, परम पूजनीय पिताजी, जैसे कि आप सभी लोगों ने अपने विचार यहाँ पर रखे और बहुत हर्ष हुआ कि आप सब यहाँ पर आए और सबने जो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्य है वो किया। साथियों, इन लोगों के बारे में जो भी महान विभूतियाँ भारत की रही हैं, 2-2.5 घंटे की गोष्ठियों के अंदर इनके चरित्र को हम नहीं समझ सकते। हाँ, यहाँ से 2-2.5 घंटे की जो गोष्ठियाँ होती हैं, हम एक अपने अंदर इनके जीवन के जो उनके दिखाए गए आदर्श हैं उनकी लौ तो अपने सीने में जला कर लेकर जा सकते हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे का समय इनकी गाथा गाने के लिए कब। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू जी हों या हमारी माता जी हों, दोनों का ही जीवन हम सबके लिए मार्गदर्शन का काम करता है, बताने का काम करता है। जवाहरलाल नेहरू जी इतने समृद्ध घर से थे और हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी गए और 3000 से भी ज़्यादा दिन देश की आज़ादी के लिए वो जेल में रहे, जिन्होंने IITs दी, भाखड़ा नागर डैम दिया, एम्स दिया और भारत को एक पर दिए जिससे भारत एक बहुत मजबूत उड़ान भर सके। और आज वर्तमान समय में इतने डायनामाइट लीडर के खिलाफ जो एक षड्यंत्र का माहौल बनाया जाता है, ये बड़ा ही अफसोसजनक है। आज ही मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एक ज़िला है उज्जैन ज़िला, वहाँ पर किसानों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है आज के समय के अंदर कि वहाँ 1 रुपये किलो प्याज बेचने पर किसान मजबूर है और इतना मजबूरी हो चुकी है कि कोई सुनने वाला नहीं है। और उन लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों में ये प्याज ऐसे ही बांट देंगे, 1 रुपये किलो पे बेचेंगे। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया, राजीव गांधी जी ने आगे बढ़ाया, मनमोहन सिंह जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन जो पिछले 10 वर्ष के अंदर निरंकुश सरकार ये रही, इसने उन सपनों के ऊपर भट्टा बिठाने का काम किया। माता जी के बारे में जैसे अनिकेत जी ने बहुत बातें बताने का काम किया और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की जो एक जीवन रहा है उसके अंदर कितना मजबूत हाथ उनका रहा होगा कि हम सब समझ सकते हैं कि आपने जैसा बताया कि अपने बेटे को एक अपने ही कपड़े में फाड़ कर अपने आगे भी मतलब आगे बढ़ाना पड़ा। तो ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा ना, मुझे लगता है कि इतने बड़े महापुरुषों के बारे में मेरे जैसा छोटा आदमी भी बहुत ज़्यादा बोल सकता है, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ यहाँ से अमरदीप जैन जी को कि आप आएँ और अपने तेजस्वी विचार और जो सूक्ष्म बातें इन दोनों महापुरुषों के बारे में है वो उनको बताने का। अमरदीप धार्मिक एकता ट्रस्ट के इस कारण में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों, कांग्रेस और ये दोनों एक ही आयोजन आप धार्मिक एकता ट्रस्ट कराते हैं तो उसका तो हम आभार हमेशा ही करेंगे। और अच्छी मानसिकता के लोगों से आप बैठने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिलता है। माता रमाबाई के बारे में मैंने बहुत सूक्ष्म पढ़ा, बहुत ला के बराबर पढ़ा, लेकिन आज आप लोगों की जो प्रेरणा मेरे को मिली और आज मुझे जैसे आप पता लगा कि जिस दिन इनकी पुण्यतिथि उस दिन उनकी है, तो आइंदा मैं बहुत अच्छा अध्ययन करके आपके सामने क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी है कि अगर महिला का साथ ना मिले तो पुरुष आगे बढ़ नहीं सकते। तो रमाबाई का तो योगदान रहा ही होगा, इसलिए उनके बारे में तो मैं अगली बार अध्ययन जब करके आऊँगा तब आपको पूरी तरह से बताऊँगा। लेकिन पंडित नेहरू के बारे में चूँकि अध्ययन मेरा रहा है और उत्सुकता रही है, और जब मैंने नेहरू को पढ़ा है तो अपने भावावेश को नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई, ऐसा कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान में जिस समय 90% से ज़्यादा लोग निरक्षर थे,
उस समय एक किशोर विज्ञान पढ़ने गया था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, वो विदेश के कॉलेज में पढ़ता है और वहीं तक सीमित भी रहता है। फिर समाजशास्त्र पढ़ता है, राजनीति शास्त्र पढ़ता है, फिर कानून पढ़ता है, तमाम दुनिया के विचारकों को पढ़ता है, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद, समानता, इस पर बाकायदा शोध करता है और उनके व्यक्तित्व में भरपूर निखार उस समय आ जाता है जब हिंदुस्तान में आके वो महात्मा गांधी से संपर्क करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी उनका अध्यात्म भरते थे। तो पंडित नेहरू एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देने वाले व्यक्ति हैं इस देश में, कि साइंस क्या चीज है, विज्ञान क्या चीज है, आजादी और विज्ञान कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई आदमी साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं रखता तो वो देश की आजादी को बरकरार नहीं रख सकता, ये उनका कहना था और यही साइंटिस्ट लोगों ने माना था। मैं 2-3 छोटे छोटे प्रसंग सुनाकर आपको नेहरू के व्यक्तित्व का थोड़ा सा परिचय दूंगा। 1936 में जब उनकी पत्नी कमला नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी तो वो हिंदुस्तान वापस आ रहे थे। कुछ समय के लिए रोम रुक गए, इटली, वहाँ की राजधानी रोम है, और उस समय मुसोलिनी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। मुसोलिनी आए तो व्यवस्था को बदलने थे और खुद तानाशाह बन गए और अच्छे खासे तानाशाह बन गए, और उस समय दुनिया की व्यवस्था में उनका एक नाम था। जब रोम में नेहरू रुके, ये आज़ादी से पहले की बात, तो मुसोलिनी ने उनसे मिलने के लिए एक आदमी को भेजा कि उनसे कहो कि मुसोलिनी उनसे मिलना चाहते हैं। देखिए, जिस देश में मौजूद है उस देश का राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलने के लिए आग्रह करता है कि मैं नेहरू जी आपसे मिलना चाहता हूँ, आप आइए। पर लोकतंत्र के प्रति इतने अगाध श्रद्धा थी नेहरू में कि उन्होंने कहा कि मैं तानाशाह से मिल नहीं, वो किसी पद पे नहीं थे उस समय, कांग्रेस के नेता थे, एक गुलाम देश के नागरिक थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। 1935 में ही जब वो जेल में थे तो कमला नेहरू गंभीर बीमार हो गई, उन्हें टीबी की मरीज थी वो, तो जेल में रहते तो कैसे इलाज कराते उनका। तो सुभाष चंद्र बोस कमला नेहरू को लेकर जर्मनी गए और उन्होंने वहाँ उनकी तीमारदारी करी। तो कई लोग इस समय बोल देते हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस नेहरू ने मरवा दिया और इनकी तो बहुत आपस में ये थी। अगर आप भारत के स्वाधीनता आंदोलन को पढ़ो, खासकर कांग्रेस को इतिहास में पढ़ेंगे, तो उस समय 2 लोगों की दोस्ती सबसे अच्छी मानी जाती थी, सुभाष चंद्र बोस और। इसी से अंदाजा लगाइए कि उनकी पत्नी को सारा इलाज कराने के लिए वो जर्मनी खुद लेके गए। सुभाष चंद्र बोस रहे, बाद में खैर अंग्रेज सरकार ने इसी आधार पे छोड़ा था कि इनकी पत्नी बीमार है, इनको छोड़ा जाए। दूसरा, 1929 में जब सरदार भगत सिंह जेल में थे, जिसमें उन्हें फांसी की सजा हुई, तो नेहरू उनसे मिलने गए। और दोनों, अगर आप भगत सिंह का भी व्यक्तित्व कभी आप पढ़ेंगे, 23 साल की उम्र में दोनों फांसी लग गई, लेकिन वो भी एक विचारक व्यक्ति थे। उनकी किताबें, उनके लेख अगर आप देखो, सोशलिस्ट आदमी थे, विचारवान आदमी थे। तो जब पंडित नेहरू और भगत सिंह की आपस में मुलाकात हुई और बातचीत हुई, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान हुए, तो उनके जाने के बाद एक लेख लिखा भगत सिंह ने जो अखबारों में छपा कि अगर पंजाब के युवाओं को देश की आज़ादी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेतृत्व चाहिए तो वो जवाहरलाल नेहरू के पीछे आए। इनसे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि पंडित नेहरू कैसे व्यक्तित्व के आगे रहे। दूसरा, चूंकि जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया था वो वास्तव में एक संभ्रांत परिवार था। आमतौर पर हम देखते हैं कि पिता के दिशा निर्देश पे, पिता के दिखाए रास्ते पे बेटा चलता है, यहाँ थोड़ा उल्टा है। मोतीलाल नेहरू उस समय चोटी के वकील थे और आज से 100 साल पहले वो प्रैक्टिस करते, 100 साल ज़्यादा हो गए। उस समय 10,000 न्यूनतम फीस थी। रजवाड़ों के मुकदमे लड़ा करते थे, वो राजाओं के, उनके क्लाइंट राजा रजवाड़े के लोग होते थे, बड़े बड़े जमींदार उनके क्लाइंट होते थे। मिनिमम फीस 10,000 हो गई। आप अंदाजा लगाओ 100 साल से भी ज़्यादा हो गए तो उस समय क्या 10,000 की कीमत होती होगी। तो उन्होंने जो शान शौकत का जीवन जवाहरलाल नेहरू को दिया, उसकी भी अगर आपने हल्की सी बारीकी देखनी हो तो इलाहाबाद का आनंद भवन आप देख रहे हैं कि वो कैसे रहते थे, वहाँ उनके बर्तन क्या, उनके पलंग वलंग सब पड़े हुए। उस समय आज से 100-125 साल पहले उनका जीवन कैसा था। पढ़ने के लिए उन्हें विदेश भेजा और वो चाहते थे कि ये बैरिस्टर ही बने मेरी तरह। लेकिन पंडित नेहरू चूंकि दिमाग इतना उन्नत कर चुके थे, अपना महात्मा गांधी संपर्क में आ गए थे, तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू को साधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और आज़ादी का आंदोलन उन्होंने पूरी तरह से किया।
और एक दौर तो ऐसा आया कि आनंद भवन का नाम स्वराज भवन रखा गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिया गया, और चूंकि प्रैक्टिस छोड़ दी थी, चलती चलाई प्रैक्टिस मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दी थी, तो कालीन तक बेचने पड़े था। और जब पंडित नेहरू की एक बहन की शादी हुई तो उस समय चूंकि आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी, तो बाकायदा कमला नेहरू को, जो पंडित नेहरू की पत्नी थी, उन्हें अपने जेवर देने पड़े थे शादी। तो इतना संघर्ष, एक आदमी जो साधारण होता है, साधारण पृष्ठभूमि से होता है, वो साधारण ही रहे, इतनी बड़ी बात नहीं है। और एक बहुत वैभवशाली जीवन को छोड़कर संघर्ष के रास्ते को अपनाना, ये बहुत बड़ी बात है। संपत्ति उस समय भी उनके पास बहुत थी। अगर आप मोतीलाल नेहरू की संपत्ति का कभी आकलन करें जो उन्होंने अपने जीते जी इकट्ठा की थी, तो आज उसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए है। लेकिन नेहरू जी ने कभी भी संपत्ति को एकत्र नहीं किया। आपके बिल्कुल पड़ोस में चंडीगढ़ शहर पूरा नेहरू जी का बनाया हुआ है। कोई आगे कहे कि 1 या 2 करोड़ उन्होंने अपने परिवार के किसी और सदस्य को दे दी हो, किसके लिए रखी उन्होंने, तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए राजनीति नहीं की। आज जब हम किसी बड़ी मीटिंग में बैठते हैं कांग्रेस के दफ्तर में, तो कई लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं 20 साल से 25 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, मुझे कांग्रेस से क्या मिला। कई लोग कहते हैं ना इस बात को। आज से 12-14 साल पहले हमारे इसी सेक्टर में RSS के वर्कर रहते हैं, बड़े पुराने जुड़े हुए हैं, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप कांग्रेस छोड़ दो और BJP ज्वाइन कर लो, आपको इतने हार बनाएंगे कि आपका चेहरा भी दिखाई नहीं देगा। तो मैंने कहा चूंकि आप शायद पूरा परिचित मेरे से है नहीं, अगर होते तो ये प्रस्ताव लाते ही ना मेरे पास। तो कहने लगे आपको कांग्रेस में रहकर क्या फायदा मिला। तो मैंने कहा फायदे के लिए तो मेरे पिता ने मेरे लिए फैक्ट्री खोला, कांग्रेस फायदे के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए। जिस दिन कोई भी व्यक्ति, जैसे आप लोगों की उम्र छोटी उम्र है, आप लोग युवा लोग हैं, अगर हम राजनीति में इस उद्देश्य से आ रहे हैं कि यहाँ पैसा कमाएंगे, तो पहला कदम जो हमने गलत उठाया था, उस दिन पहली शुरुआत ही हमारी गलत हो गई। और यही वजह है कि राजनीति का स्तर गिर गया। अगर आप खाली कांग्रेस की बात नहीं, उस समय इस देश का कल्चर ही ऐसा था कि जो नेता उस समय आज़ादी के समय में सामने आए, उनके विचार ही अलग थे। और आपने बिहार में कर्पूरी ठाकुर का नाम सुना होगा। कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस के विरोध में चुनाव जीते थे, और उन्होंने जितने भी MLA वहां पर बने, उन सबको एक कॉलोनी बनाई और सबको एक प्लॉट दिया, और खुद प्लॉट लिया, खुद नहीं लिया। इस तरीके के विचारवान लोग थे। ये इन लोगों ने तो राजनीति को सेवा का ही एक उद्देश्य माना था। जब सेवा करने आया, महात्मा गांधी कहते थे सेवा का जिसने मोह ले लिया, फिर वो ये ना कि मैंने सेवा करी। जब आप सेवा का मोह ले चुके, फिर वो सेवा रही नहीं गई। तो ये तो उस विचार के लोग थे। आप अंदाजा लगाओ, ये नेहरू वगैरह का, अगर आप मोतीलाल नेहरू के समय जब वो राजनीतिक सक्रिय होते, उनका जीवन अगर आप देखो तो राशि जीवन था। एक समय ऐसा आया था जब ये राजनीति में पूरी तरीके से आ गए कि दोनों बाप बेटे को जेल हो गई, मोतीलाल नेहरू को भी और पंडित नेहरू को, दोनों जेल चले गए, और घर में मालिक महिलाएं रह गई। तो जब सारी महिलाएं घर में रह गई, तो महात्मा गांधी ने कहा कि सब मेरे आश्रम में आ गए। लेकिन आश्रम की शर्त थी कि जो भी आश्रम में आएगा वो खादी पहनेगा, कोई और कपड़ा नहीं पहन सकता था वो। और ज़्यादातर खादी भी वो जो हाथ से गाता हुआ हो, वो रफ होता था, शरीर पे वो निशान पड़ जाया करते थे। अब तो खादी बहुत अच्छा लगा, उस समय खादी इतना अच्छा नहीं आता था। तो एक इनकी रिश्तेदार विदेश जो रहती थी, वो जब आई इनसे मिलने के लिए, और जब आश्रम में गई, तो उसने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम चलो पहन रहे हो, कोई बात नहीं, तुम तो व्यस्त हो, बड़े हो। इंदिरा गांधी को तो कम से कम मैं कपड़े लाई, वो पहनाओ, ये खादी के कपड़ों में कैसे घूम रही है, इसके तो निशान पड़ गए, ये है वो है। नाजुक लोग होते हैं ना, ये राशि लोग थे बिल्कुल एक तरीके से। तो उस समय कमला नेहरू ने कहा कि इंदिरा गांधी से पूछो, और इंदिरा गांधी छोटे से बच्चे ने उस समय जवाब दिया नहीं, बापू ने मना किया। तो इस तरीके से ऐसे कल्चर में ये लोग पढ़े। मुबारक अली मोतीलाल नेहरू के मुंशी थे, ताउम्र वो उनके मुंशी रहे। तो घर में ऐसा माहौल कि एक मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति जो उनके साथ जुड़ा रहा हमेशा। एक मिसेस ब्रुक्स जो थी वो आके इनको घर में पढ़ाया करती थी। जब खुद हैरो और कैम्ब्रिज पढ़ने गए तो क्रिश्चियंस के साथ संबंध हुए, बातचीत होती थी, वार्तालाप होते, ज्यूज के साथ होते थे, तमाम तरह के अलग अलग किस्म के लोगों के साथ मिलते रहे। इसलिए इनके अंदर ये भावना है कि समानता होनी चाहिए, सब लोग एक हैं, सभी धर्म एक। तो ये देश इनका ऋणी है। अगर ये चाहते तो ये भी विलासतापूर्ण जीवन जी सकते थे। जैसे मैं कई बार डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, बढ़िया नौकरी कर सकते थे, विदेशों की यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बनते, 2 लेक्चर देते, घर आ जाते,
बहुत बड़े तनख्वाह, बहुत बढ़िया मकान, किताबें लिखते, रॉयल्टी मिलती, जिंदगी कुछ और होती। लेकिन उन्होंने वो ये लोग थे ही नहीं, इस मिट्टी के ही नहीं थे। ये कहते थे कि हमारा जो जन्म हुआ है इस साधारण जीवन को जीने के लिए नहीं हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से उन्हें इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ कि ऐसी महान विभूतियाँ हमारे बीच में हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है जीवन को सार्थक रूप से जीने के लिए। और मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं जो हम बड़े स्तर पर भी नहीं कर पाते। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमनदीप जैन जी आपका कि आप ये जो विचार हम सबके सामने रखे। और शायद इसलिए कहते हैं कि जो किताबें पढ़ते हैं लोग वो बहुत कम समय में एक आदमी के जीवन को जान लेते हैं, और ऐसा ज्ञान आपके पास है। और मुझे आपका समय समय पर जो गाइडेंस मिलता रहता है, हम सबको मिलता रहता है, मैं उसके लिए हमेशा आपका लिए रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का धन्यवाद कि आप सबने समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अध्यक्ष से कहता हूँ कि वो समाप्ति की घोषणा करते हैं ताकि कार्यक्रम समाप्त हो। आप सभी साथियों को पुष्पांजलि अर्पित करके ताकि कार्यक्रम को बहुत